व्हाट्सअप गाइस, फ्लमी ब्रो हियर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं नैपसैक प्रॉब्लम के बारे में। तो इससे पहले मैंने बताया था कि नैपसैक को कैसे रिकर्सिवली सॉल्व किया जाए विद द हेल्प ऑफ रिकर्सन। तो बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बार बार एक ही सब प्रॉब्लम को बार बार कंप्यूट कर रहे थे। तो उसको हम लोग समझेंगे कि क्यों उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल है, जो कि 2 पे पावर n है, एंड उसको कैसे अवॉइड किया जाए। तो उसके लिए हम लोग इस वीडियो में मेमोराइजेशन टेक्निक का यूज़ करेंगे, जिसके कारण हम लोग बार बार वही सब प्रॉब्लम को रिपीट ना करें। तो ये हमारा कोड था जो हमने देखा था अपने पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो पहले जाके उसको देखिएगा, फिर आप यहाँ आइएगा। ठीक है, तो आज समझेंगे कि क्यों उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले कोई एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमारे पास एक वैल्यू गिवन है 10, 20, 30 और उसका करस्पॉन्डिंग वेट है 111। और लेट सपोज हमारा जो नैपसैक का कैपेसिटी है कैपिटल W वो है 2। तो हमें इसका निकालना है कि मैक्सिमम वैल्यू कब होगा और मैक्सिमम वेट होना चाहिए कैपेसिटी का 2। तो चलिए देख लेते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग अपने पुराने वाले मेथड से विद द हेल्प ऑफ रिकर्सन। तो वहाँ पे हम लोग करेंगे कि जो कि हमारा नैपसैक है, कि हमारा ये फंक्शन का नाम है, और हमारे पास लेट सपोज W है। स्टार्टिंग में हमारे पास कैपेसिटी 2 है, हमने कोई कैपेसिटी यूज़ नहीं किया, और हमारा इंडेक्स 2 है। इसका इंडेक्स 0, 1, 2। ठीक है, अब इसका 2 कंडीशन होगा, या तो इंडेक्स 2 वाला को लेना है या इंडेक्स 2 वाला को नहीं लेना है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे। तो जब इंडेक्स 2 वाला को हम लोग लेंगे तो हमारे पास 30 प्लस K11 ये हमारा W है, ये N है। क्योंकि हम लोग इंडेक्स 1 को ले लिए हैं तो यहाँ पे वेट एक घटेगा और इंडेक्स भी हमारा घटेगा। और एक केस हमारे पास आएगा कि क्योंकि हम लोग अगर इसको नहीं लेंगे तो उस समय हमारा वेट 2 ही रहेगा, क्योंकि नैपसैक अभी 2 वेट का कैपेसिटी को और रख सकता है, क्योंकि हम लोग इसको नहीं लिए। और इंडेक्स 1 घटेगा, हम लोग एक यहाँ पे आ जाएंगे, इस वाले ऑब्जेक्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, अब ये दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो फाइनली रिटर्न होगा हमारा। तो अब इसको देख लेते हैं। K11 कैपेसिटी अभी हमारा 1 है, हम लोग इंडेक्स 1 में है। तो इसका भी 2 कंडीशन बनेगा, या तो इंडेक्स 1 वाला को लेना है या उसको नहीं लेना है। तो अगर इंडेक्स 1 वाला को लेंगे तो 20 प्लस ये हो जाएगा W माइनस 1 जो कि 0, और ये भी हमारा 0 हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा, अगर 1 वाले ऑब्जेक्ट को नहीं लेंगे जो 1 इंडेक्स में है, तो ये हमारा 1 ही रहेगा, क्योंकि वेट हम लोग लिए नहीं है तो माइनस नहीं करेंगे, और n हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ W 0 है तो W 0 होगा तो ये फाइनली 0 ही रिटर्न हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हमें 20 मिला, इस पूरे का वैल्यू 20 मिला हमें। अब इसको देख लेते हैं। हम लोग इंडेक्स 0 पे है और बैक का कैपेसिटी अभी 1 है, 1 और वेट हम लोग डाल सकते हैं। तो एक कंडीशन होगा कि 0 इंडेक्स वाला को ले लेते हैं। अगर ले लेंगे तो वैल्यू 10 प्लस K ऑफ 0 माइनस 1। क्योंकि n यहाँ नेगेटिव चल गया तो हम लोग इसको रिटर्न करेंगे 0, तो ये हमारा 0 आ जाएगा, ये हमारा 10 आ जाएगा। ठीक है, और इसका एक और कंडीशन होगा, जब इसको नहीं लेंगे उस केस में हमारा हो जाएगा कि यहाँ पे 1 ही रहेगा, क्योंकि हम लोग कुछ डाले नहीं है। तो कैपेसिटी 1 और वो ले सकता है नैपसैक, और ये -1 हो जाएगा। क्योंकि n नेगेटिव हो गया, -1 कोई इंडेक्स नहीं है हमारे पास, तो ये सिंपली 0 रिटर्न करेगा। तो अब देखो हमारे पास, तो अब इस 10 और 0 में 10 बड़ा है तो 10 यहाँ आ जाएगा, तो इसका वैल्यू 10 हो गया। ठीक है, और 10 और 20 में 20 बड़ा है तो इसका वैल्यू 20 हो गया, और ओवरऑल वैल्यू हो गया हमारा 30 प्लस 20 जो कि 50। ठीक है, अब इसका मैक्सिमम और इसका मैक्सिमम में जो ज़्यादा मैक्सिमम होगा वो हमारा आंसर होगा। तो इसको अब कंप्यूट कर लेते हैं।
तो इसके लिए भी हमारा कंडीशन होगा कि हम लोग इंडेक्स 1 पे आ गए और हम लोग 30 को नहीं लिए, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे। अब इसका भी 2 कंडीशन बनेगा कि 20 को लेंगे या नहीं लेंगे। तो एक कंडीशन ये, एक कंडीशन ये। अगर हम लोग 20 को लेंगे तो 20 प्लस के 10, क्योंकि एक वेट कम हो जाएगा, 20 का वेट 1 है, इंडेक्स 1 पे जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट 1 है, इसलिए 1 माइनस हुआ और इंडेक्स 1 कम हुआ। और अगर उसको हम लोग नहीं लेंगे तो वेट सेम ही रहेगा, 2 था 2 रहेगा, इंडेक्स 1 कम हो जाएगा। अब इसको कंप्यूट करेंगे, ये हमारा अगर वेट 1 है, इंडेक्स 0 पे, अगर इसको लेंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 10 प्लस के ऑफ 0 माइनस 1। और अगर इसको नहीं लेंगे तो के 1 माइनस 1, जो कि हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 10, ओवरऑल हो जाएगा 10। 10 0 में 10 बड़ा है तो इसका वैल्यू आ जाएगा 10 और इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 30। और इसका वैल्यू क्या होगा, इसका भी 2 कंडीशन बनेगा। एक कंडीशन बनेगा कि 0 इंडेक्स वाले को ले लेते हैं, उसमें हमारा 10 प्लस के 1 माइनस 1, और एक कंडीशन 0 वाले इंडेक्स पे जो ऑब्जेक्ट है उसको नहीं लेंगे, तो हमारा के ऑफ 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू 0, इस वाले का वैल्यू 0, ओवरऑल वैल्यू 10 और 0 में 10 बड़ा है तो यहाँ पे वैल्यू 10 आ जाएगा। अब देखो इसका वैल्यू 30 है, इसका 10, तो 30 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसका और इसमें 50 बड़ा है तो फाइनली हमारा रिटर्न हो जाएगा 50, ठीक है, जो कि देखने से भी लग रहा है अगर हम ये दोनों ऑब्जेक्ट को डालेंगे तो हमारा टोटल वैल्यू 50 होगा और टोटल वेट हमारा 2 रहेगा, जो कि नैपसैक का कैपेसिटी है। और भी कोई 2 एलिमेंट को आप लीजिएगा तो वो 50 से कम ही वैल्यू आएगा। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया 50। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है, जब हमने ये के 10 कंप्यूट किया, यहाँ वेट 1 है, इंडेक्स 0 है, ठीक है, WN, तो इस केस में हमारा 10 आया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम इसके लिए कैलकुलेट कर रहे थे, जब हम 30 को नहीं लिए थे, तो इसमें भी एक केस आया था K10, इसका फिर वैल्यू 10 ही आएगा। तो हमने फिर से इसको कंप्यूट किया था, फिर से सेम चीज़, ये दोनों सेम चीज़ को कंप्यूट किया था, तो जिसके कारण हमारा जो सब प्रॉब्लम है वो बार बार कंप्यूट होता है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेट्स बहुत ज़्यादा है तो वो बार बार रिपीट होगा हमारा सब प्रॉब्लम, बार बार हमें कंप्यूट करना पड़ेगा और 2 केस बनेगा, इसलिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है 2 पे पावर n, ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है O ऑफ 1, जो कि हमने यहाँ कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया इसलिए। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल हो गया। तो यहीं पे हम लोग यूज करेंगे मेमोराइजेशन टेक्निक, जिसमें होता क्या है कि हम लोग एक टेबल बना लेंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें n और w रहेगा, ये 2D अरे रहेगा, उसमें n और w रहेगा, ठीक है। अब जैसे जो भी वैल्यू आ रहा है फॉर ए पार्टिकुलर w एंड n, वो वैल्यू हमेशा सबके लिए सेम होगा। जैसे यहाँ K10 का वैल्यू 10 था तो यहाँ भी निकालेंगे तो 10 ही आएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्यों ना अगर जो भी वैल्यू हम निकाल रहे हैं पहली बार उसको स्टोर कर लेते हैं कोई टेबल में, और जब भी हम लोग दोबारा उस वैल्यू के पास आएंगे तो हम लोग चेक करेंगे टेबल में कि वो वैल्यू हमने पहले से कंप्यूट किया है कि नहीं। अगर हमने पहले से कंप्यूट किया है तो हम सिंपली उसी टेबल के वैल्यू को उठा के डाल देंगे, हमें ये फिर से कंप्यूट नहीं करना पड़ेगा। हम लोग डायरेक्ट टेबल में 10 था तो यहाँ 10 डाल देंगे, ठीक है। तो इससे हमारा टाइम बचता है। तो उस केस में हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो O ऑफ n इंटू W, n यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ वेट्स है और W यहाँ कैपेसिटी ऑफ नैपसैक है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा O ऑफ n क्रॉस W, क्योंकि यहाँ हम लोग टेबल बनाएंगे उसमें सारा वैल्यू स्टोर करेंगे, इसलिए यहाँ का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये हो जाता है, ठीक है।
तो चलिए अब देख लेते हैं इसका कोडिंग कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ C++ लैंग्वेज। हमारा जो ये कोड है इसी में कुछ मॉडिफिकेशन होगा। अगर आपको जानना है ये कोड कहाँ से आया तो आप मेरे पिछले वाले वीडियो में देखिए, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा मैं, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अब इसी कोड में कुछ थोड़ा बहुत चेंज करना होगा और टेबल बनाना होगा जिसमें हम लोग वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका कोडिंग कैसे होता है। ठीक है, तो ये हमारा कोड है जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बनाया था और इसी को कुछ मॉडिफाई करके हम लोग अपना मेमोराइजेशन टेक्निक लगाएंगे जिससे हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगा, वो जो एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें टेबल बनाना होगा, तो हम लोग यहाँ टेबल बनाएंगे। ठीक है, टेबल का साइज ये n का साइज है, ये w का साइज है। तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि मैक्सिमम n का वैल्यू आप कहाँ तक ले सकते हैं, लाइक n शुड बी लेस देन 200 और w मैक्सिमम वेट का लिमिट क्या है, w शुड बी लेस देन 2000 जो नैपसैप का कैपेसिटी होगा। तो वहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू होगा आप उस डायमेंशन का टेबल बनाना है। तो मैंने यहाँ माना है कि n मैक्सिमम 200 तक जा सकता है और w मैक्सिमम 2000 तक जा सकता है। तो मैंने उस हिसाब से यहाँ टेबल का साइज डिफाइन किया है। ठीक है, और इस टेबल में सबसे पहले हम स्टार्टिंग में कोई भी वैल्यू डाला हुआ नहीं है क्योंकि अभी मैंने कोई भी वैल्यू कंप्यूट नहीं किया है। तो इसलिए अभी इसमें सारा एलिमेंट जो भी n और w का वैल्यू है सारा -1 रखूँगा। उसके लिए हम लोग यहाँ पे फॉर लूप बनाएंगे, नेस्टेड फॉर लूप, और टेबल का सारा वैल्यू को -1 डाल देंगे। ठीक है, तो अगर टेबल में -1 रहेगा तो हमें पता चल जाएगा कि हम पहली बार इसका वैल्यू कंप्यूट कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा फंक्शन है जो कि एग्जैक्टली सेम है। फिर हम लोग आएंगे इस फंक्शन के अंदर, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे n नेगेटिव तो नहीं है या w 0 तो नहीं है। तो उस केस में तो हमें सिंपली 0 रिटर्न करना है। अब उसके बाद हम लोग चेक करेंगे, अगर ये कंडीशन नहीं हुआ बेस कंडीशन तो हम लोग नीचे आएंगे और चेक करेंगे। तो सबसे पहला काम है हम लोग चेक करेंगे ये वैल्यू हमने पहले निकाला है कि नहीं। तो वो कैसे चेक करेंगे, अगर टेबल NW -1 नहीं है इसका मतलब हमने वो निकाला है, वो वैल्यू निकाला है। क्योंकि -1 रहेगा इसका ये मतलब है कि हमने पहले कंप्यूट नहीं किया है। लेकिन अगर -1 नहीं रहेगा, कोई और वैल्यू रहेगा, तो हमें पता चल जाएगा ये पहले हम लोग कंप्यूट कर चुके हैं। तो सिंपली हम लोग टेबल का वैल्यू रिटर्न करेंगे। जैसे हमारे इस एग्जांपल में हम जब इसका चेक करेंगे K10 का, क्योंकि हमने पहले इसका निकाल चुका हूँ वैल्यू, तो K10 टेबल 10 का वैल्यू 10 हम लोग पहले स्टोर करेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या टेबल 10 का वैल्यू -1 है, नहीं है। इसका मतलब जहाँ जो वैल्यू वही रिटर्न होगा यहाँ पे, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे रिटर्न किए वो वाला वैल्यू। उसके बाद हम लोग देखेंगे w ग्रेटर नहीं है w से, तो ये रिटर्न होगा। ये सब मैंने पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ कैसे होगा। अब यहाँ पे देखो एल्स वाले कंडीशन में हमें कंप्यूट करना है। अगर ये कंडीशन नहीं चला, मतलब हमारा जो भी है वो पहली बार कंप्यूट हो रहा है, अगर हम लोग एल्स में आ गए तो उसको हमें टेबल में स्टोर करना है। वो कैसे करेंगे, सिंपली टेबल NW लिख दो इक्वल टू, तो ये हमारा टेबल में स्टोर हो जाएगा जो भी हमने न्यू कंप्यूट किया है वैल्यू। और इसका जब भी यूज़ होगा बाद में हम लोग सिंपली यहाँ आके रिटर्न हो जाएगा। अब हमें रिटर्न भी करना है यहाँ पे, तो रिटर्न होगा टेबल NW। ठीक है, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, सिंपली इस वैल्यू को रिटर्न कर रहे थे, लेकिन इस बार क्या करेंगे, सबसे पहले इसको टेबल में स्टोर करेंगे और उसका जो वैल्यू है उसको रिटर्न करेंगे। तो यही था हमारा कोड मेमोराइजेशन टेक्निक। इसमें हमें हर वैल्यू को स्टोर कर रहे थे फॉर पर्टिकुलर NW, सारा वैल्यू को स्टोर कर रहे थे। अगर उसका बाद में यूज़ आएगा तो सिंपली उसको रिटर्न करेंगे। तो इससे हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी घटेगा। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। वैल्यू आंसर तो सेम आएगा जो हमारा पिछले वीडियो में आया था
क्योंकि बस इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगा। आंसर आना चाहिए 220। तो यस, हमारा 220 आंसर आ रहा था, जो पिछले वीडियो में भी आया था। क्योंकि मेमोराइजेशन टेक्निक से आपका टाइम कम हुआ है, आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं मेमोराइजेशन टेक्निक। और इसके बाद मैं नैपसैक का डायनामिक प्रोग्रामिंग वाला लॉजिक भी बताऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर लो लाइक, और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए बाय।